अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्कुलेटिंग करंट की अगर बात की जाए कि सर्कुलेटिंग करंट किसे कहते हैं, ये क्या होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये किस वजूहात से जो है ये पैदा हो जाती है आपके सर्किट में, और इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। आपका अक्सर इसका इत्तेफाक हुआ होगा जब भी आप मल्टीपल जेनसेट या मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स को किसी कॉमन बस के ऊपर सिंक्रोनाइज करते हैं। मैं पैरेलल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो दो या दो से ज़्यादा की अगर बात की जाए तो आपको कुछ करंट जो है वो देखने को मिलता है। एम्पेयर जो है वो आपको नज़र आएंगे एम्पेयर मीटर्स के ऊपर। आपके जो एम्पेयर मीटर्स हैं या आपके एनालाइजर्स हैं उसके ऊपर आपको कुछ करंट नज़र आता है। इवन कुछ लोड जो है वो तो कनेक्ट नहीं होता आपके कॉमन बस के ऊपर, कोई लोड जो है वो किसी भी तरह का लोड नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एम्पेयर्स जो है वो उसमें नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली एम्पेयर्स कहाँ से आते हैं, इनकी रेमेडी क्या है, इसको किस तरीके से जो है वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो ये बात पहले तो ये समझना होगा कि सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है। हाँ जी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एम्पेयर्स आपको देखने में मिलेंगे, इन्हीं को ही सर्कुलेटिंग करंट कहा जाता है, जो कि आपके सर्किट में ना चाहते हुए भी जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो मोस्टली ये केस देखने में आता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा जेनसेट जो है वो किसी कॉमन बस पे इकट्ठे कनेक्ट होते हैं, इवन तो लोड नहीं होता लेकिन फिर भी एम्पेयर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सर्कुलेटिंग करंट बेसिकली एक अनवांटेड करंट होता है जो एक क्लोज लूप होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो फॉर द रीज़न ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी दो सोर्स, चाहे वो ट्रांसफार्मर हों चाहे वो जेनसेट हों, अगर वो कनेक्ट होंगे कॉमन बस के ऊपर आएंगे तो उनका एक क्लोज लूप बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप। सो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इनके जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से एक अनवांटेड करंट जो है वो आपके सर्किट में फ्लो करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका जो एम्पेयर मीटर है, आपके एनालाइजर्स हैं, वो आपको एम्पेयर दिखाएंगे तमाम लाइनों के ऊपर। तो परेशान होने की बात नहीं है, इसको सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। तो सर्कुलेटिंग करंट सिंगल सेट या सिंगल ट्रांसफार्मर में जो है वो नहीं आ सकता। ये हमेशा जब पैरेलल ऑपरेशन होगा तभी आपको ये इसको फेस करना पड़ सकता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब इसके नुकसानात क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, सबसे बड़ा जो लॉस है, वो ओवर हीटिंग है और एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर देता है आपके सिस्टम की। तो इसको ख़त्म करना, एलिमिनेट करना या इसको लिमिट के अंदर लाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर बात करूं मैं कि ये कहाँ कहाँ किसके सिस्टम पे आएगा, ये आपको पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर्स में आपको नजर आएगा। अब ट्रांसफार्मर में क्यों होती है ये सर्कुलेटिंग करंट, या ये कब इसको खत्म किया जा सकता है, इसकी वजह क्या होती है। याद रखें कि पैरेलल ऑपरेशन जब भी ट्रांसफार्मर का करने के लिए हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का करने के लिए आपके सिंपल कंडीशंस आपको मैच करना पड़ती हैं। सबसे बड़ी जो कंडीशंस है वो आपका ये है कि आपकी इम्पीडेंस सेम होनी चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वो सेम होनी चाहिए, तब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपको स्पेशल इक्विपमेंट या कोई सिंक्रोनाइजर नहीं चाहिए होता। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब रेटिंग चेंज होगी तो उसकी इंपीडेंस भी बदल जाएगी, तो इसलिए ये कंडीशन भी रखी जाती है कि रेटिंग सेम होनी चाहिए। तो रेटिंग सेम होगी ट्रांसफार्मर की तो उसकी इंपीडेंस भी सेम होगी। तो मोर अगर इसको मैं सिंपल करूं और आसान इसको सादा करूं तो ऐसे ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता जो डिफरेंट रेटिंग के हों, डिफरेंट साइज के हों और डिफरेंट इम्पीडेंस। तो जब साइज उसका डिफरेंट होगा तो उसकी मॉडल या ब्रांड डिफरेंट होगा, तो बेशक साइज अगर सेम भी हो जाए लेकिन उसका मैन्युफैक्चरर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो भी उसके इम्पीडेंस में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए जब भी हमने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर करना होता है या मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में रन करना होता है तो उसके लिए सिंपल है, ये ज़रूरी है कि आप उसकी परसेंटेज इंपीडेंस सेम हो। तो वो तभी सेम होती है जब उसका मेक एंड मॉडल और उसका साइज जो है वो इक्वल होगा। लेट्स सपोज 1500 केवीए के ट्रांसफार्मर, अगर दो ट्रांसफार्मर है 1500 केवीए के, तो वो सेम मैन्युफैक्चरर के होंगे, जैसे सीमेंस के होंगे, तो आप उनको इजीली कॉमन बस के ऊपर उसका ब्रेकर क्लोज कर सकते हैं। कोई उसमें परेशानी वाली या टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर्कुलेटिंग करंट तभी आएगी जब आपकी परसेंटेज इंपीडेंस जो है वो डिफरेंट होगी, उसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंट होंगे। तो वोल्टेज डिफरेंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका उसमें फर्क आ जाएगा, तो सर्कुलेटिंग करंट ट्रेवल करेगी। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ये जो लिमिट है ये 10% तक जो है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन एनी केस। दैट शुड बी लेस देन द 10% इन द ट्रांसफार्मर।
अब अगर जनरेटर की बात की जाए तो जनरेटर में भी आपको सर्कुलेटिंग करंट फेस करनी पड़ती है जब भी आप उसका पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करते हैं मल्टीपल जेनसेट के साथ। तो उसके लिए जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक क्लोज लूप बनेगा, यानी दो जेनसेट जो है वो एक कॉमन बस के ऊपर अगर कनेक्ट करते हैं आप उनको सिंक्रोनाइजिंग करने के बाद, मतलब कॉमन बस पे तभी आएंगे ऑब्वियसली जब वो आप उनके वोल्टेज फ्रिक्वेंसी को मैच कर देंगे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसके पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो सर्कुलेटिंग करंट ट्रैवल करेगी आपकी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांसफार्मर के केस में तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी एक ही वजह है कि वो उसकी परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होनी चाहिए कि आप उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जेनसेट के अंदर ऐसी कोई जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेनसेट डिफरेंट मॉडल्स के भी हो सकते हैं, अल्टरनेटर आपके यानी जो सिंक्रोनस अल्टरनेटर हैं वो डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, डिफरेंट रेटिंग हो सकती है, डिफरेंट साइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे पास होता है, उसके वोल्टेज का कंट्रोल, उसकी फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल हमारे पास होता है। तो वो कैन मैनेज इजीली थ्रू आवर कंट्रोलर, थ्रू आवर सिंक्रोनाइजर, थ्रू आवर पीएलसी। तो कोई भी एक ऐसा सोर्स है हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बट इन दैट ट्रांसफार्मर केस वी कैन नॉट मैनेज द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज थ्रू एनी डिवाइस बिकॉज दैट कनेक्टेड विद द ग्रिड सप्लाई। तो वो ग्रिड सप्लाई के साथ आता है तो वो हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जेनसेट में हम अपने एवीआर के थ्रू उसकी जो लिमिट है उसको कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक ड्रूप सिटी भी इस्तेमाल होती है। ड्रूप सिटी का मेन कॉन्सेप्ट ही आपकी सर्कुलेटिंग करंट को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए या उसको डंप करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मैं अगली एक वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो एक अनदर टॉपिक था सिंक्रोनाइजेशन का, उसमें वो मैंने मेंशन किया था। तो जनरेटर की जो सर्कुलेटिंग करंट है उसको भी आप जो है उसकी भी एक लिमिट है, उसमें दैट शुड बी लेस देन द 5%। 5% से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो बेरेबल नहीं है। अब सर्कुलेटिंग करंट जो है वो बेसिकली आपका नुकसान क्या करती है, ओवर हीटिंग इसकी वजह होती है और इसकी डिफरेंट तरह का नॉइज़ भी जनरेट कर सकती है। कुछ सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट होते हैं, उसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट जो है वो डिफरेंट नॉइज़ क्रिएट कर सकती है। बाकी अगर ट्रांसफार्मर या जनरेटर्स की बात की जाए तो वहाँ पर ये ओवर हीटिंग की एक वजह है बहुत बड़ी। लिमिट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर में दैट शुड बी लेस देन 10%, जनरेटर्स में दैट शुड बी लेस देन 5% एंड सम अदर स्पेशल इक्विपमेंट। अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूं तो वहां पर इसको जीरो होना चाहिए, वहां पर इसकी लिमिट जो है वो अलाउेबल नहीं है कि आपको जो है, तो वहां पर हमें इसको मिटिगेट करना पड़ता है, इसको कंप्रेस करना पड़ता है, इसको खत्म करना पड़ता है। तो वहां पर इसकी जो वैल्यू है वो जीरो ही होनी चाहिए। अदरवाइज जो एयरक्राफ्ट का जो इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट के जो टेलीकम्युनिकेशन का जो इक्विपमेंट है उनके साथ ये इंटरफेरेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका इम्पैक्ट भी उसके मवासलाती निज़ाम के अंदर आता है। तो ये सर्कुलेटिंग करंट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी ताकि आप अपनी ड्यूरिंग कमीशनिंग के दौरान अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस आता है तो आप इसको ईजीली जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज मैं समझता हूँ कि आपको जो नॉलेज है, जो आपकी जो बेहतरीन जो ट्रबल शूटिंग वो तभी पॉसिबल होती है जब आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी के साथ आप उसको समझते हो। बेसिक जो नॉलेज है जो उसको बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप एक अच्छे ट्रबल शूटर भी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।